नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने अभी तक 136 मदरसों को सील किया है, जो कि कागजात पूरे नहीं होने के कारण अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। सरकार ने अब इन मदरसों की फंडिंग की जांच करने का फैसला किया। अधिकारी इस जांच की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और विदेशी फंडिंग की जा रही है। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उप जिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई, जो सेकंड फ्लोर। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कराए। इसके अलावा अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं, लेकिन कई अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर आप एक्ट और रूल के हिसाब से मदरसों का रजिस्ट्रेशन है, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है, सभी को शिक्षा मिले, बच्चे पढ़ें। लेकिन अगर मदरसे अवैध हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं हैं, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बारे में मेरा विचार है कि शायद गृह विभाग के माननीय सचिव महोदय ज़्यादा अच्छा जवाब दें। भाजपा ने संगठन पर्व के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में मंडल अध्यक्षों और जिलाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्षों के लिए घोषणा कर दी। तो वहीं पर अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के शुरुआत के महीने में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरोला ने बताया है कि भाजपा ने मंडल और जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत जगह बनाई जाएगी और सही समय पर भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है,
उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी कि केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष प्रशासन और संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अपना दायित्व संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपने आप को जीवंत करने के लिए नए सिरे से काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में सभी नेताओं का मार्गदर्शन लेकर बूथ स्तर से लेकर वार्ड, ग्राम, ब्लॉक, शहर, जिला और पूरे राज्य और बीएलओ लेवल तक हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। समर्थकों का सम्मान करेंगे, साथ ही साथ हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस जिम्मेदारी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के विधिवत जो गठन है उस तक प्रदेश कार्यालय के होने वाली संगठनात्मक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ग्राम स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के शहर, जिला और फिर पूरा राज्य, पार्टी को बीएलओ लेवल से हम ऊपर तक मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी दिखाई देगी, समर्थकों का सबका सब बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तो ऐतिहासिक पार्टी है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। आजादी से पहले का आजादी के आंदोलन का और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण का कांग्रेस का इतना समृद्धशाली इतिहास है। उसके साथ हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो हमारा काम है, पार्टी को मजबूत करने का जो काम है, उसको हम करेंगे। और देखिए, इतने सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबके अपने अपने कद है, अपने अपने समर्थक है। निश्चित तौर पे कभी कभी ऐसा लगता है कि धड़ों में बटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रदेश की जनता के हित का सवाल आएगा तो सारी पार्टी एक साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगी और उस लड़ाई में हम सारे लोगों का सहयोग लेंगे। काशीपुर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉलेज ऑफ फार्मेसी विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऑनलाइन मोड द्वारा देश विदेश के वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग कर अपना ऊर्जावान और साइंटिफिक लेक्चर्स प्रेजेंट किए। इस दौरान संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान ने सभी छात्रों और अध्यापकों को और साथ ही साथ देश विदेश से जुड़े वैज्ञानिकों को उनके शोध के क्षेत्र में शुभकामनाएं दी। बता दें कि संस्थान के चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान ने संगोष्ठी में उपस्थित सभी वैज्ञानिकों और छात्रों को धन्यवाद दिया और यह भी बताया कि संगोष्ठी छात्रों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। सबसे पहले मैं हमारे संस्थान में आए मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज हमारे संस्थान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश से एवं भारत में अधिक कॉलेज जितने भी हैं, हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र के कॉलेजेस हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और यह संगोष्ठी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी है, जिसमें शोधकर्ता छात्रों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। और इस संगोष्ठी में हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन एवं ओरल प्रेजेंटेशन का भी प्रोग्राम रखा है। तो सभी छात्र और शोधकर्ता छात्र इसमें अपने पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे, जो कि संस्थान स्तर पे और बाहर से आए जजों द्वारा जजमेंट के बाद अलग अलग पोजीशन इसमें निकाली जाएंगी एवं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बड़े हर्ष का विषय है कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है, जिसमें 2 दिन निर्धारित किए गए थे, 24 और 25। 24 में ऑनलाइन सेमिनार था और 25 तारीख में ऑफलाइन सेमिनार था। इसमें 10 देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। ये इतने बड़े स्तर का प्रोग्राम है
कि ये प्रोग्राम हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुरुकुल विश्व में फार्मेसी विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है कि इसका इतना बेनिफिट होता है लाइफ में कि आदमी एक किताब पढ़ ले और एक सेमिनार अटेंड कर ले, बराबर उसको नॉलेज गेन होती है। बच्चे के लिए पढ़ाई डेली होती है, लेकिन इस तरीके का आयोजन, इस तरीके के प्रोग्रामों में जाना आसान नहीं होता। मेरा नाम वर्षांक पाठक है और मैं कुमायूं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ जो यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने रखी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे हमारे भविष्य में हमारे फार्मेसी जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या हमें डेवलपमेंट हो सकता है, ये हमें इससे सीखने को मिलेगा। कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग रिसर्चर्स आ रहे हैं और ये जो टॉपिक है इसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो चीज़ें हम बुक से नहीं सीख पाते वो रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस के थ्रू हम बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो हम इसलिए अपने कॉलेज का थैंक करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि कॉलेज ने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, इसलिए थैंक यू। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर आ रहे हैं जो हमें नए नए टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, जो हमें नॉर्मली बुक में पढ़ने को भी नहीं मिलते। ऐसी रिसर्च वो अपनी अपकार के हमें बताते हैं और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से भी मिलने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए हम अपने कॉलेज को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। लालकुआं बिंदुखता राजस्व गांव को लेकर मचे बवाल के बीच में पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार बिंदुखता गांव को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिंदुखता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की कार्यवाही सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि धामी सरकार के 3 साल ऐतिहासिक रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि बिंदुखता को राजस्व गांव का दर्जा देने की दिशा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रदेश सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बिंदुखता को राजस्व गाँव का दर्जा मिलता है तो इसका लाभ क्षेत्र के अन्य गाँव को भी मिलेगा और साथ ही साथ जल्द ही बिंदुखता राजस्व गांव की मांग को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, बिंदुखता जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों की भावनाएं राजस्व गांव के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने स्तर से प्रयास करने के बाद इस मांग को पूरी नहीं कर सका, लेकिन वर्तमान में जो लोग कर रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि बिंदुखता सबसे बड़ा क्षेत्र है। जवाहर ज्योति है, बागजाला है, सुल्तान नगर है, गोला पार्क है और भी बरेली रोड के खड़गपुर, हिम्मतपुर जैसे गाँव हैं। बिंदुखता को इसका लाभ मिलेगा तो सभी को उसके बदले में लाभ मिलेगा। और यद्यपि ये विषय भारत सरकार के स्तर पर निर्णय का भी है और कई राज्यों से इसमें उच्चतम न्यायालय की समय समय पर स्टे इत्यादि भी होती हैं, लेकिन स्टे होना, स्टे खारिज होना सरकार का निरंतर प्रयास करके उसको जनता को लाभ पहुंचाना इस सरकार का काम है। मैं समझता हूं कि जो प्रयास हो रहे हैं वो सफल होंगे और बिंदुखता को उनकी मनोइच्छा के अनुसार निर्णय सरकार दे पाएगी। लालकुआं भी 1975 में संभवतः राजस्व गाँव बन गया था, नगर पंचायत बनी, लेकिन मालिकाना हक नहीं थे। मेरे विधायक के कार्यकाल में एक जीओ पास हुआ और मालिकाना हक की शुरुआत हुई। अभी भी वो काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें निरंतर प्रयास से, निरंतर संपर्क से, निरंतर बदलते हुए कानूनों के क्रम में और सरकार से अनुकूल कानून पास करवा करके होते हैं। मैं समझता हूँ कि भविष्य में हम इस काम को पूरा कर पाएंगे और लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ के कारण पैदल आवाजाही बंद है। लोक निर्माण विभाग के 70 से अधिक मजदूर
14 मार्च से बर्फ को काट कर रास्ता बनाने में जुटे हैं। 11 दिनों में लगभग 2.5 किलोमीटर हिस्से में बर्फ साफ कर आवाजाही के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। मजदूर थारू हिमखंड को काटने में जुटे हैं, जहां पर लगभग 20 फीट ऊंचे हिमखंड को काटकर 2.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। बर्फ काटने से यहां पर गहरी और संकरी घाटी सी बन गई है, जिससे कि बर्फ खिसकने का खतरा बना है। लेकिन अगर हम अधिशासी अभियंता विनय की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि मौसम अनुकूल नहीं होने के बाद भी बर्फ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। हिमखंड जोन पर आने वाले दिनों में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के खटीमा विकासखंड में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर और एक अन्य शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की कि विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने की समस्या है। खंड शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एक उच्च अधिकारी को मौके पर भेजा, जहां हेडमास्टर अनुपस्थित मिले। विद्यालय की भोजन माता ने भी हेडमास्टर की अनुपस्थिति की पुष्टि की। ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। विद्यालय की मर्यादा और विद्यालय की परंपरा में हमारे यहाँ भी वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि चूँकि छोटे विद्यालय में होती है, लेकिन एक व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। बच्चों को जैसे खाना बनना है मिड डे मील का, है ना, साफ़ सफाई का मामला है, या बच्चों को कहीं इंगेज कर दिया, एक साथ भी बिठा सकते हैं हम। छोटा विद्यालय है, एक के बैठा दिए, 2 के 3 4 5 सबको एक कमरे में बैठा दिया और थोड़ा उन्हें वर्क दे दिया या कोई चित्र बना दिया ताकि बच्चे इंगेज रहें, तो उसमें एक परंपरा और मर्यादा बनी रहती है। और जैसा हमें माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहाँ जाके देखिए यथा स्थिति क्या है। अब ये है सर, जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, मैं क्या कहूँ सर। तो रोज आते हैं टीचर लोग? नहीं, छोटे वाले तो डेली आते हैं। जो आने लगा था पठवारन आएंगे लगातार। अच्छा, अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 दिन पे 11, 12, 11। और प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है? हाँ, वो नहीं आते हैं। दुइये तो है सर, कभी वे आए और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। अच्छा, आपका नाम? शकुंतला। आप भोजन माता हैं? जी जी जी। ये तो है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है, उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा है मैंने। अब मुझे ऐसे नहीं पता। हाँ, मैंने मौखिक कहा है कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, बच्चों की जिंदगी ये खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या यहाँ रोज दोनों टीचर आए, बच्चों को पढ़ाए समय समय से। ये विद्यालय जो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है, ये बहुत खंडर की तरह था और वो आज इस तरीके से चमन बना है, ये सिर्फ हमारी मेहनत लगन का। और जो मेरे एंटी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे प्रधान बोले हैं, तो वो प्रधान ने हमारे विद्यालय प्रांगण में जहाँ MDM सामने बनता है, वहाँ पूरे गांव का कूड़ा घर बनवाने के लिए वहाँ अपने लोग भेज दिए थे, ईंटें रख दी थी। मैंने उनका विरोध किया, यहाँ बीमारी फैल जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, सारे गांव का कूड़ा जो है विद्यालय में नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे एंटी हो गए और वो आज जो है वो प्रतिफल जो है देखने को मिला। दूसरी बात, ये हमेशा से मेरे को ये कहते रहे कि जहाँ मिलेंगे हम जो है तुम्हें जरूर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला दहन किया और नाराजगी जताई। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति, विकास कार्यों
और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, ना कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने वाली बयानबाजी देश के लिए घातक है। आगे कहा कि संत समाज किसी भी जाति या वर्ग के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। हरिद्वार के साधु संतों ने सपा सांसद से बिना शर्त के माफी मांगने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मैंने कहा जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। देखिए, जो सपा के सांसद हैं उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण। पिथौरागढ़ जनपद में भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण संघ उत्तराखंड के बैनर तले जनपद पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी और जिला अध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में बाहरी राज्यों के आए जो मजदूर हैं उनका पंजीकरण अभियान शुरू किया गया। वहीं पर केमू स्टेशन पिथौरागढ़ में संगठन के द्वारा 30 मजदूरों का पंजीकरण करते हुए जागरूक किया गया। कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक जनपद पिथौरागढ़ में 200 से 500 तक मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। संगठन का उद्देश्य उत्तराखंड सरकार की नीतियों और योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाना है। इस अभियान के माध्यम से संगठन मजदूरों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। जितने मजदूर हैं, जितने जैसे रेलवे लाइन में आपका जो पट्टा पहन करके आप जाते हो, आपका इसमें नंबर होता है। कोई ये हमने अपने घर से नहीं बनाया है, ये भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ये नंबर यदि आप लोगों के पास रहेगा तो कहीं यह मजदूर चाहे किसी ठेकेदार के वहाँ करो, अंदर तक करो, चाहे किसी और किसकी है, आप लोगों की आप कार्ड नहीं बना रहे हो 100% सही कह रहे हैं। तो इसलिए कि आप लोगों को कार्ड बनाना जरूरी है। यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। कार्ड नहीं है, आपका ऑफिस है और वहाँ पर आओ, और ये नहीं कि भाग करके इधर उधर मत जाओ कहीं पर। उससे क्या होता है ना, ये लगेगा यार पता नहीं, हमारा एक परिवार है। इसमें मेंबरशिप हमारी असंगठित अन्य मजदूर कर्मकार कल्याण संघ पे हमारे पास अभी तक 200-250 सदस्यता हो चुकी है। जो भी उत्तराखंड सरकार की वो पॉलिसी है उसको हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो और जो है कि मृतिका हो, कि जो भी मतलब कि लाभ उत्तराखंड सरकार दे रही है हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। और पूरे कुमाऊं में हम मजदूरों तक उसको पहुंचाने के लिए जो है
तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।